Hello everyone, I am Karthika and as you people know that we people were discussing the chapter sectors of Indian economy. तो इसका जो है हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इस चैप्टर को until the differentiation between the organized and unorganized sector. हम लोगों ने लास्ट वीडियो में as you people can see on the screen मैंने आप लोगों के साथ ये चीज़ें जो है डिस्कस किया था अनऑर्गेनाइज सेक्टर का क्या फीचर्स है, ऑर्गेनाइज सेक्टर का क्या फीचर्स है, हम किस तरीके से दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, किस तरीके से हमें ये पता चल सकता है कि किस वर्किंग सेक्टर को ऑर्गेनाइज्ड और किस वर्किंग सेक्टर को हम अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की कैटेगरी में डाल सकते हैं। तो ये जो है हम लोगों ने लास्ट सेशन के अंदर डिस्कस किया था। नाउ इन दिस सेशन आई विल बी डिस्कसिंग विद यू पीपल about how to protect the workers in the unorganized sector. So this is what we people will be discussing. Plus we people will also be discussing about the sectors in terms of ownership, that is public and private. तो हम लोग इसको भी discuss करेंगे. Talking about how to protect workers in the unorganized sector. This is what we people are going to discuss. किस तरीके से जो है वो वर्कर्स जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में एम्प्लॉयड है, हम लोगों ने आप लोगों को पिछले सेगमेंट में अगर आप लोगों ने ध्यान से आपने उस सेगमेंट को देखा है तो उसके अंदर हम लोगों ने अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो शॉर्ट कमिंग्स हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है वो कितना अनसिक्योर है, जो हम लोग जॉब सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं तो ये सब जो है हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ऑब्वियस सी बात है जब यहाँ पर इतना जॉब सिक्योरिटी नहीं है तो हम लोगों को यहाँ के वर्कर्स के लिए जो है कुछ करना चाहिए, यहाँ के जो वर्कर्स हैं उनको प्रोटेक्शन किसी तरीके की मिलनी चाहिए। तो किस तरीके से हम लोग जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो वर्कर्स हैं उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, दैट इज़ व्हाट वी पीपल आर गोइंग टू डिस्कस। सो जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वो ऑफर करता है जॉब्स जो कि दे आर मोस्ट सॉट आफ्टर, बट जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर की वो एक्सपैंड हो रही हैं बहुत स्लोली, they are expanding very slowly. So organized sector, this is the sector जिसकी जो jobs हैं लोग इनके पीछे they want to have the organized sector's job, but the thing is that ये जो jobs हैं ये बहुत ही कम रेट के ऊपर expand हो रही हैं। So also we people see जो organized sector है वहाँ की जो enterprises हैं they are in the unorganized sector. So it is also common to find many organized sector enterprises in the unorganized sector. तो क्या करते हैं वो adopt करते हैं कुछ strategies को जिससे वो taxes और जो और कुछ हो सकता है taxes and refuse to follow the laws that protect the laborers. तो ये ऐसे कुछ strategies जो हैं वो adopt कर लेते हैं तो वो एक unorganized sector के अंडर आते हैं। Though they are the industries, they are the कंपनीज जो कि ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के बेसिस के ऊपर बनाई जाती है, लेकिन वो कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट कर लेते हैं जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर की स्ट्रैटेजीज हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि काफ़ी सारे जो वर्कर्स हैं उनको अनऑर्गेनाइज सेक्टर जॉब्स के अंदर जाना पड़ता है और उनको ये जो जॉब्स हैं बहुत कम सैलरीज देती हैं, ऑफन उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है, उनको जो उनका बनता है फेयर वेज वो उनको नहीं दिया जाता है और उनकी जो अर्निंग्स हैं वो काफ़ी लो रह जाती हैं और वो रेगुलर भी नहीं होती हैं, और जो जॉब्स हैं वो सिक्योर जॉब्स नहीं हैं, and also they have no benefit. So this is the kind of job, this is the kind of working condition, working environment, working rules and regulations जिसके अंडर जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स काम करते हैं। So since 1990 से it is common to see large number of workers losing their jobs in the organized sector. ऑर्गेनाइज सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है कि जो वर्कर्स हैं वो अपनी जॉब को खोते जा रहे हैं। प्लस वी पीपल सी दैट जो नीड टू वर्क है वो बढ़ती जा रही है। तो वी पीपल सी दैट देयर इज़ अ नीड टू प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट द वर्कर्स ऑफ द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। क्यों? क्योंकि इनका
दे पीपल, आई टोल्ड यू दैट इन लोगों को जॉब सिक्योरिटी का सबसे ज़्यादा ज़रूरत है. तो हु आर दीज वल्नरेबल पीपल हु नीड प्रोटेक्शन? कौन है वो वल्नरेबल लोग जिनको प्रोटेक्शन का ज़रूरत है? तो रूरल एरिया के अंदर जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है मोस्टली, उसके अंदर कौन कौन आता है? लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स आते हैं, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स आते हैं, शेयर क्रॉपर्स आते हैं, आर्टिजन्स आते हैं जैसे कि वीवर्स, ब्लैक स्मिथ, कारपेंटर्स, गोल्ड स्मिथ. तो नियरली जो 80% रूरल हाउस होल्ड है इंडिया का, वो छोटे और मार्जिनल से फार्मर कैटेगरी के अंडर आते हैं. सो ये जो फार्मर्स हैं इनको सपोर्ट का ज़रूरत है. हम इनको सपोर्ट दे सकते हैं बाय गिविंग देम द फैसिलिटी ऑफ डिलीवरिंग द सीड्स टाइमली, एग्रीकल्चरल इनपुट्स दे करके. डिलीवरी आप सीड्स की अगर ठीक टाइम पे देते हैं, क्रेडिट देते हैं, स्टोरेज फैसिलिटीज़ देते हैं, मार्केट आउटलेट्स देते हैं, तो इनकी कहीं ना कहीं मदद हो जाती है. So talking about who are these vulnerable people? The vulnerable category of rural area are they are the landless agricultural laborers, agricultural laborers, small and marginal farmers, sharecroppers and artisans, sharecroppers and artisans. तो ये लोग हैं और इनको अगर हम जो फार्मर्स हैं इनको अगर सपोर्ट दिया जाए, अभी मैंने आपको बताया कौन कौन सी चीज़ों का इनको सपोर्ट जो है वो दिया जाए. द वल्नरेबल कैटेगरी ऑफ rural areas are the landless agricultural labor, small and marginal farmers, sharecroppers and artisans. They can be helped by providing them with facilities like timely delivery of seeds, timely delivery of seeds, next agricultural inputs, एग्रीकल्चरल इनपुट्स. आप लोग वीडियो को पॉज कर सकते हैं जहाँ पर भी आप लोगों को लगता है कि मैंने थोड़ा जल्दबाजी में पेज पलट दिया है या फिर मैंने थोड़ा स्क्रीन को ऊपर शिफ्ट कर दिया. आप लोग वीडियो को रोक सकते हैं और आप लोग नोट्स ले सकते हैं या आप लोग अपनी बुक्स के अंदर मार्क कर सकते हैं एज पर योर विश. ओके. एग्रीकल्चरल इनपुट्स, क्रेडिट, स्टोरेज फैसिलिटीज, क्रेडिट, storage facilities and marketing outlet. इस तरीके से जो है वो हेल्प किया जा सकता है फार्मर्स को. नाउ मूविंग ऑन टू द अर्बन एरियाज. तो अर्बन एरियाज के अंदर जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसके अंदर कौन कौन से लोग आते हैं? तो इन दी अर्बन एरियाज
unorganized sector comprises of workers in the, I'm turning the page, you people can pause the video if you people are noting down. They comprises of the workers in the small scale industry, casual workers, in construction, trade and transport, etc. या फिर स्ट्रीट वेंडर्स, हेड लोड वर्कर्स, गारमेंट मार्कर्स, रैग पिकर्स, ये सब भी हो सकते हैं, एट्सेट्रा. आई एम राइटिंग हियर. तो ये और तरीके काम भी करते हैं. सो ये जो कैजुअल वर्कर्स हैं दोनों ही रूरल और अर्बन एरियाज़ के, इनको प्रोटेक्ट करने का ज़रूरत है. हम लोगों को मेजॉरिटी ऑफ वर्कर्स जो हैं वो शेड्यूल कास्ट और ट्राइब प्लस बैकवर्ड कम्युनिटी से जो हैं वो मिलते हैं देखने के लिए. So we will see that beside getting the irregular and low paid work, जो workers है इनको social discrimination भी झेलना पड़ता है. So apart from being poorly paid, and irregularity of the job, these people also these people also face social discrimination. तो इनको social discrimination भी झेलना पड़ता है. जो प्रोटेक्शन और सपोर्ट है अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट दोनों के लिए. Okay, moving on forward to the sectors in the terms of ownership and public and private sector. इसकी अगर हम लोग बात करें, इस टॉपिक की अगर हम लोग बात करें, लेट्स डिस्कस दिस टॉपिक. इसमें भी सेक्टर्स के बारे में बात किया गया है, सेक्टर्स को किस तरीके से बांटा गया है उसके बारे में बात किया गया है. लेट्स डिस्कस अबाउट दैट. दिस इज द सेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप. ओनरशिप के बेसिस पे दो सेक्टर्स के अंदर इकोनॉमी को बांटा गया है. वन इज द पब्लिक एंड अनदर इज द प्राइवेट सेक्टर. वन इज द पब्लिक and another is the private sector. तो ये दो हिस्सों में जो है इसको बांटा गया है. तो ये दो हिस्सों में इसको बांटा गया है. तो एक और तरीका जो है जिसके अंदर हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को क्लासिफाई कर सकते हैं, दैट इज़ इनटू सेक्टर्स, और इनको हम बांटते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, कि कौन इसको ओन करता है. जो एसेट्स हैं इनको ओन कौन करता है, एंड फर्स्टली ऑन द बेसिस ऑफ हु ओन्स द एसेट एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिलीवरी ऑफ सर्विसेज. तो दो कैटेगरीज के अंदर हम फर्दर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बांट सकते हैं. तो पहली तो हो गई ये. तो अगर हम पब्लिक सेक्टर की बात करें तो उसके अंदर तो गवर्नमेंट है, उनके एसेट्स होंगे सारे और वही सर्विसेज भी प्रोवाइड करेंगे सबको.
और अगर प्राइवेट सेक्टर है तो जो ओनरशिप एसेट्स हैं और जो डिलीवरी सर्विसेज हैं वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स और कंपनी के हाथों के अंदर आ जाती है. सो टॉकिंग अबाउट दिस, another way of classifying economic activities into sectors could be done on the basis of who owns the assets and is responsible for the delivery of services. दूसरा तरीका क्या है जिससे हम ये चीज़ पता लगा सकते हैं कि सेक्टर्स को किस तरीके से बांटा जा सकता है? वन इज बाय लुकिंग एट हु ओन्स द एसेट्स एंड सेकेंडली हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिलीवरी ऑफ सर्विसेज. दूसरा तरीका जो है ये एक और तरीका है जिससे कि हम लोग ये चीज़ देख सकते हैं. नाउ अगर हम लोग इस बेसिस के ऊपर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो पब्लिक सेक्टर के एसेट्स जो हैं उसको कौन ओन करता है? उसको ओन करती है सरकार. पब्लिक सेक्टर के उसको कौन ओन करती है? सरकार ओन करती है. तो पब्लिक सेक्टर का जो वो है उसको सरकार ओन करती है. उसके जितने भी एसेट्स हैं वो सरकार ओन करती है. लेट्स राइट अबाउट पब्लिक सेक्टर. so assets are owned by the government. सेकेंडली वी पीपल सी दैट इसका जो सर्विसेज हैं वो भी सरकार प्रोवाइड करती है एंड ऑल्सो प्रोवाइड्स ऑल दी सर्विसेज. नेक्स्ट वी पीपल सी यही अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करेंगे तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर किसके होंगे सारे के सारे एसेट्स? जो एसेट्स होंगे ओनरशिप एसेट्स होगा वो किसका होगा? और ओनरशिप ऑफ एसेट्स एंड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज is in the hands of private individuals or companies. So this is how it works. इस तरीके से जो है वो हम क्लासिफाई कर सकते हैं. दो सेक्टर्स को मैंने आप लोगों को बताया किस तरीके से हम लोग क्लासिफाई कर पा रहे हैं यहाँ पे दो सेक्टर्स के अंदर. अब रेलवेज और जो पोस्ट ऑफिस है वो एग्जाम्पल है पब्लिक सेक्टर का एंड वेयर एज companies like Tata Iron and Steel Company Limited, that is TISCO, or Reliance Industry Limited are privately owned. So public sector, मैं यहाँ पे public sector का एग्जाम्पल अगर दूं दैट इज रेलवेज और पोस्ट ऑफिस. रेलवेज
और पोस्ट ऑफिस, whereas talking about the private sector का एग्जाम्पल तो इट इज टिस्को जो है, और जो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड है, ये सब जो है वो एग्जाम्पल है प्राइवेट ओनरशिप के. सो जो एक्टिविटीज प्राइवेट सेक्टर की हैं दैट इज गाइडेड बाय द मोटिव ऑफ प्रॉफिट. तो जितने भी प्राइवेट सेक्टर के कंपनीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं जो कि सर्विसेज प्रोवाइड करी हैं, वो प्रॉफिट अर्न करने का मोटिव रखती हैं. उनका क्या मोटिव होता है कि हमें प्रॉफिट चाहिए. सो टू गेट सच सर्विसेज हम लोगों को पे करने पड़ते हैं पैसे इंडिविजुअल कंपनीज को, और जो इनका और जो पर्पस है पब्लिक सेक्टर का वो सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है. गवर्नमेंट जो है वो मनी रेज कर देती है, टैक्सेस लगाती है अपने एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए जो वो सर्विसेज दे रही है. सो जो मॉडर्न डे गवर्नमेंट है वो स्पेंड कर रही है ऑन मेनी एक्टिविटीज़. एंड क्या है ये एक्टिविटीज़? टॉकिंग अबाउट दिस, there are several things that is needed by the society as a whole, जिसके अंदर प्राइवेट सेक्टर will not provide it at a reasonable cost. तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसका हम लोगों को ज़रूरत पड़ता है, लेकिन वो प्राइवेट इंडस्ट्रीज जो हैं, वो प्राइवेट सेक्टर जो है पूरा नहीं कर सकता है उस चीज़ को. तो इस वजह से जो है हम लोगों को सरकार का ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि वो कॉस्ट जो है हम लोग उतना हाई कॉस्ट नहीं पे कर सकते. तो दैट इज़ वाई वी पीपल नीड दी गवर्नमेंट. ओके, सो ऑल्सो वी पीपल सी दैट कलेक्टिंग मनी फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो कि फैसिलिटीज़ को यूज़ कर रहे हैं, ये भी ईजी नहीं होगा. सो कैसे इस काम को किया जाए, किस तरीके से जो है उनको चार्ज किया जाएगा. एग्जाम्पल्स ये जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, ब्रिजेस, रेलवेज, हार्बर्स, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशंस देना, डैम्स बनाना, ये सब जो है गवर्नमेंट करती है. ये बहुत ही इसके अंदर हैवी स्पेंडिंग लगता है, और ये काफ़ी सारी जो फैसिलिटीज़ हैं ये लोगों को देती हैं. ये जो कुछ चीज़ें सरकार बनाती है ये सब जो है लोगों को बहुत सारी फैसिलिटीज़ देती है. सो दिस ऑल इन्वॉल्व्स हैवी कॉस्टिंग. तो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं जिसके अंदर गवर्नमेंट हैज़ टू सपोर्ट. और जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं दे मे नॉट कंटिन्यू देयर प्रोडक्शन और बिजनेस अनलेस गवर्नमेंट जो है वो उनको एनकरेज ना करे. तो इसका एग्जांपल है जैसे बाय सेलिंग इलेक्ट्रिसिटी जो है, इलेक्ट्रिसिटी को बेचना जो है एट अ कॉस्ट जनरेशन, उसको पुश अप मिला है उसके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को एंड गुड्स को. नेक्स्ट वी पीपल सी दैट मैनी यूनिट्स जो हैं स्मॉल स्केल यूनिट्स माइट हैव टू शट डाउन. जो गवर्नमेंट है हियर स्टेप्स in by producing and supplying electricity at the rate which these industries can afford. तो गवर्नमेंट जो है उसको ये सारी कॉस्ट बियर करनी पड़ती है. बहुत बार ऐसा होता है कि कंपनीज का जो कॉस्ट है वो सरकार को बियर करना पड़ता है. तो सिमिलरली जो गवर्नमेंट है इंडिया की वो वीट खरीदती है, राइस खरीदती है फार्मर्स से एक बहुत फेयर प्राइस के ऊपर, और फिर उसको स्टोर करती है अपने गोडाउन के अंदर, फिर उसको बेचती है कम प्राइसेस पे कंज्यूमर को थ्रू राशन शॉप्स. आपने सुना होगा राशन शॉप का कॉन्सेप्ट. तो राशन शॉप के थ्रू जो है सरकार इनको बेचती है. सो वी पीपल सी दैट दिस इज समवॉट अंडर फूड सिक्योरिटी का. ये हम लोग फूड सिक्योरिटी के बारे में जो पढ़ चुके हैं. तो जो गवर्नमेंट है उसको फिर से बियर करना पड़ रहा है कुछ कॉस्ट. तो इस तरीके से जो गवर्नमेंट है वो सपोर्ट करती है फार्मर्स और कंज्यूमर्स दोनों को बाय बियरिंग दी एक्स्ट्रा कॉस्ट. तो ये जो कॉस्ट है वो सरकार हमसे टैक्स लेती है, उस तरीके से अपने एक्सपेंसेस वो कवर करती है. बहुत बार सरकार होती है उसको काफ़ी बार उनको और भी चीज़ों का जो है वो बेयर करना पड़ता है कॉस्ट. बट दिस इज़ हाउ वी पीपल सी दैट they are able to provide services to us. Okay, so काफ़ी सारे जो हैं large number of activities are the primary responsibility of the government. So the government must
डिपेंड ऑन दीज, काफ़ी सारी तो सरकार की ही जिम्मेदारी बनती हैं एक्टिविटीज़, और सरकार को इसका कॉस्ट उठाना भी चाहिए, जैसे कि हेल्थ केयर प्रोवाइड करना, एजुकेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, दीज आर द एग्जाम्पल्स। एंड ऑल्सो जो रनिंग प्रॉपरली, जो स्कूल्स को ठीक तरीके से चलाना बाय प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन देना। सो दिस इज़ ऑल द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट। इंडिया का जो साइज़ है पॉपुलेशन का, तो लार्ज chunk of our society is illiterate, and this is a problem in our country. So government, it need to step in and do something regarding this. So therefore people see that this is one of the major responsibilities of the government. Also healthcare is also one of the thing that government need to deliver. So similarly हम लोग देखते हैं that nearly half of India's children are malnourished and a quarter of them are critically ill. तो काफ़ी सारे जो बच्चे हैं हमारे यहाँ पे, हाफ द पॉपुलेशन जो है बच्चों की वो मैल नरिश्ड है, यानी कि दे आर अंडर नरिश्ड। एंड ऑल्सो इनमें से काफ़ी सारे लोग जो हैं वो बच्चे जो हैं वो क्रिटिकली इल भी हैं, बहुत बीमार हैं। तो हमने अगर इन्फेंट मोर्टालिटी रेट अगर हम लोग देखें, तो जो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट है उड़ीसा का, दैट इज़ 40, मध्य प्रदेश का इज़ 51, एंड इट इज़ हायर देन सम ऑफ द पुअरेस्ट रीजन ऑफ द वर्ल्ड. So we have high infant mortality rate in our country. Next, people see that जो government है, it also needs to pay attention to the aspects of human development. ह्यूमन डेवलपमेंट के कुछ एस्पेक्ट्स पे भी सरकार का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है. कुछ सर्विसेज सरकार की यहाँ पर भी देनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग फैसिलिटीज़ फॉर द पुअर, फूड एंड न्यूट्रिशन. तो ये सब ड्यूटी है सरकार का. और जो सरकार का ड्यूटी है, दैट इज़ टू टेक केयर ऑफ द पुअरेस्ट एंड मोस्ट इग्नोर्ड रीजन्स ऑफ द कंट्री बाय इंक्रीजिंग इट्स स्पेंडिंग इन ऑल दीज एरियाज. तो सरकार को इन सब एरियाज के ऊपर ध्यान देने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. सो दिस इज़ व्हाट आई हैव डिस्कस्ड अबाउट इन दिस सेगमेंट. हम लोग ये पूरा का पूरा चैप्टर का जो डिस्कशन है वो हम लोग ख़त्म कर चुके हैं. नाउ आई एम गोना स्टार्ट विद द एक्सरसाइज पार्ट विद इन दिस सेगमेंट ओनली. हम देखते हैं कितने क्वेश्चन आंसर्स जो है हम लोग कवर कर पाएंगे. जितने क्वेश्चन आंसर्स हम लोग इस सेगमेंट के अंदर कवर कर पाएंगे उतने हम कर लेंगे, और जितने नहीं कर पाएंगे वो मैं अगले सेगमेंट में कंटिन्यू करूंगी आप लोगों के साथ. सो लेट्स लुक इन द बुक के अंदर, क्योंकि पहले जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम बुक के अंदर अगर डिस्कस कर लें तो देयर वोंट बी अ प्रॉब्लम एज सच. तो मैं ज़रा ये रजिस्टर को साइड में रख देती हूँ कि जब तक हम लोग बुक में डिस्कस कर रहे हैं हमें रजिस्टर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी नहीं. आई विल बी गिविंग यू आंसर्स दो, बट फॉर दैट आई विल बी टेकिंग अप दिस रजिस्टर अगेन. सो आई एम कीपिंग दिस रजिस्टर aside and sorry for that noise. Okay, moving on forward with the book part. अब हम लोग बुक के अंदर ही जो है वो क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं जितने हम लोग डिस्कस कर पाएंगे. Let's just start with it. This is first question को आप लोग देखिए. fill in the blanks using the correct option given in the bracket. थोड़ा मैं इसको जूम इन कर देती हूँ. अगर आप लोगों को दिक्कत आ रही है स्क्रीन पे देखने पे तो मैं इसको थोड़ा जूम इन कर देती हूँ. यस, आई होप अब ये क्लियर होगा, आप लोगों को क्लियरली दिख रहा होगा. तो फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं यूजिंग द करेक्ट ऑप्शन गिवन इन द ब्रैकेट. ब्रैकेट के अंदर सही ऑप्शन हम लोगों को दिया हुआ है. तो एम्प्लॉयमेंट इन द सर्विस सेक्टर has or has not increased to same extent as production. So what is the answer for this? Is it has or is it has not? So employment in the service sector has not increased in same extent as production. So it is has not. यहाँ लिख रही हूँ मैं has not. आप लोग भी लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं एज पर योर
विश थोड़ा सा मैं और जूम इन कर देती हूँ अगर थोड़ा दिक्कत लग रहा है अभी भी स्क्रीन पर देखने के लिए। तो इसका आंसर है हैज़ नॉट। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। वर्कर्स इन द डैश सेक्टर डू नॉट प्रोड्यूस गुड्स। कौन से सेक्टर के जो वर्कर्स हैं वो गुड्स प्रोड्यूस नहीं करते हैं? इज इट द टर्शरी और इज इट द एग्रीकल्चरल सेक्टर? विच सेक्टर इज इट? So let's see. Workers in the tertiary sector do not produce goods, as we people know. तो इसका आंसर रहेगा टर्शरी, और मैं इसको बुक में ही लिख रही हूँ, आप इसको बुक में ही मार्क कर लीजिए। आगे चलते हैं। मोस्ट ऑफ द वर्कर्स इन द डैश सेक्टर एंजॉय जॉब सिक्योरिटी। काफ़ी सारे जो वर्कर्स हैं वो किस सेक्टर के अंदर जॉब सिक्योरिटी जो है एंजॉय करते हैं? इज़ इट ऑर्गेनाइज, इज़ इट अनऑर्गेनाइज? हमने इसको डिस्कस किया हुआ है। जॉब सिक्योरिटी कौन से सेक्टर में मिलता है? ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का फीचर है। तो इसलिए मोस्ट ऑफ द वर्कर्स इन दी ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर enjoy job security. Moving on forward. A dash proportion of laborers in India are working in the unorganized sector. तो कौन सा कितना proportion है laborers का इंडिया के अंदर जो कि unorganized sector के अंदर काम कर रहा है? Is it small or is it large? So we people have discussed about it. Obviously it is a large proportion of laborers. तो इसका आंसर है लार्ज। आप सब भी प्लीज़ अपनी बुक्स के अंदर इसको लिख लीजिए। आप लोग भी प्लीज़, जब मैं इसको मार्क कर रही हूँ तो आप लोग भी इसको मार्क कीजिए। इट विल हेल्प यू पीपल। इट इज़ समथिंग, जब भी हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं मैं आप लोगों को क्या बोलती हूँ? दिस इज़ द ओनली मीडियम टू सी हाउ मच यू पीपल हैव अंडरस्टूड द चैप्टर। ऑल वी पीपल डिड थ्रू आउट दीज वीडियोज़ वॉज टू डिस्कस दी टॉपिक्स। सो लेट्स सी आपको कितना डिस्कशन समझ में आया है। Now, cotton is a dash product and cloth is a dash product. अब इसका कहाँ पे नेचुरल लगाना है और कहाँ पे मैन्युफैक्चर्ड लगाना है? तो जो कॉटन है वो एक नेचुरल प्रोडक्ट है। कॉटन की खेती होती है तो कॉटन क्या है? नेचुरल प्रोडक्ट है। तो कॉटन इज अ नेचुरल प्रोडक्ट एंड क्लॉथ जो है वो प्रोसेस हो करके बनाया जाता है। इट अंडरगोज अ लॉट ऑफ प्रोसेसेस, सो दैट इज व्हाई इट इज अ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट। सो इट इज अ मैन्युफैक्चर्ड, जस्ट इरेज दिस ऑफ बिकॉज थोड़ा सा कहते हैं ना हल्का सा गड़बड़ हो गया है। आई एम नॉट एबल टू फाइंड द इरेजर, सो आई विल जस्ट लेट इट गो। को काट करके मैं दोबारा से लिख रही हूँ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट। तो कपड़ा क्या है? वो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है। मूविंग ऑन फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट एंड द लास्ट वन, लेट्स सी। इट इज इन द एक्टिविटीज इन प्राइमरी sector, the activities in the primary, secondary and tertiary sectors are dash. Is it independent or is it interdependent? तो जैसे कि हम जानते हैं कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी जो एक्टिविटीज़ हैं वो इंटरडिपेंडेंट एक्टिविटीज़ है, ना कि इंडिपेंडेंट। हर एक्टिविटी जो है वो दूसरी एक्टिविटी पे रिलाई करती है। सो दैट इज़ वाई दे आर नॉट independent, they are interdependent. This is answer for this is interdependent. Interdependent. ये हमने interdependent को इसका वो दे दिया है आंसर। Moving on to the next question, let's look at the next question. Choose the most appropriate answer. इनमें से सबसे ज़्यादा appropriate answer जो है हम लोगों को वो choose करना है। A part के अंदर the sectors are classified into public and private sector on the basis of। अब जो sectors है उनको किस basis के ऊपर classify किया जाता है, public या फिर private sector, उसका हमें आंसर देना है। तो are they classified on the basis of employment
कंडीशंस, ये तो हमने नहीं पढ़ा था, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट, क्या हमने इसको पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी? नहीं, ये भी हमने नहीं पढ़ा था। क्या हमने ओनरशिप ऑफ एंटरप्राइजेस के बारे में पढ़ा था? तो यस, हमने ओनरशिप ऑफ एंटरप्राइजेस के बारे में पढ़ा था। तो द सेक्टर्स आर क्लासिफाइड इनटू पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप ऑफ एंटरप्राइजेस। कौन ओन करता है इस एंटरप्राइज को, इसके ऊपर बेस्ड है पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर। तो दिस का आंसर क्या है? इसका आंसर है थर्ड, दैट इज ओनरशिप ऑफ एंटरप्राइजेस। मूविंग ऑन फर्दर, production of a commodity mostly through the natural processes is an activity in the dash sector। कौन से सेक्टर के अंदर जो है एक्टिविटी मोस्टली नेचुरल प्रोसेस से होती है और एक किस सेक्टर के अंदर होती है? तो क्या आंसर है इसका? द प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी मोस्टली थ्रू द नेचुरल प्रोसेस। नेचुरल हमने यहाँ पे देख लिया है, इज एन एक्टिविटी इन द, इज इट प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी? तो ऑब्वियसली ये काम करते हैं प्राइमरी सेक्टर के अंदर। तो इसका आंसर क्या हो गया? प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में होता है ना सब कुछ नेचुरल चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट होता है, जो चीज़ें अभी मैन्युफैक्चर नहीं की गई हैं, तो वो सारा जो है वो प्राइमरी सेक्टर के अंदर होता है। नाउ मूविंग ऑन फॉरवर्ड, नेक्स्ट इज GDP is the total value of dash produced during a particular year। Now क्या है GDP? टोटल वैल्यू किसका है? तो इसका आंसर क्या है? ऑल गुड्स एंड सर्विसेज? नहीं, ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज और ऑल इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज, ऑल इंटरमीडिएट एंड फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था जीडीपी के बारे में और मैंने आप लोगों को बताया भी था, तो जीडीपी इज द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो हमारा ऑप्शन है सेकंड ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन है, ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो हमारा आंसर है। नाउ मूविंग ऑन फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द डी पार्ट। आई होप यू पीपल कैन क्लियरली सी द डी पार्ट। तो डी पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। इन द टर्म्स ऑफ जीडीपी, जो शेयर है टर्शरी सेक्टर का इन 2013-2014 इज बिटवीन डैश %। तो जो जीडीपी शेयर था टर्शरी सेक्टर का 2013-2014 हम लोगों ने देखा था इसको, तो कितना परसेंट था? इट वाज बिटवीन 50 to 60%। दिस इज समथिंग दैट वी पीपल हैव डिस्कस्ड, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। इसका आंसर क्या है? 50 to 60 इसका आंसर है, जो मैंने मार्क कर दिया यहाँ पे। सो विद दिस वी पीपल हैव फिनिश्ड अप द second question also. Now let's move on to the next question, that is in the book again. Let's see. थर्ड क्वेश्चन है, आई होप आप लोगों को क्लियरली नज़र आ रहा हो यहाँ पे बुक पे। तो थर्ड क्वेश्चन है ये हमारा, इसमें है मैच द फॉलोइंग। हमें मैच करनी है इस तरफ से इस तरफ को। सो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स फेस बाय फार्मिंग सेक्टर है जिसको हमें जोड़ना है विद सम पॉसिबल मेजर्स। तो प्रॉब्लम के कुछ सॉल्यूशंस हैं वो हमें अप्रोप्रिएटली जोड़ने हैं। किस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है ये हमें उसके साथ जोड़ना है। इजी, तो चलिए देखते हैं। पहला है अनइरिगेटेड लैंड। सो अनइरिगेटेड लैंड जो है उसको हम किसके साथ जोड़ेंगे? अब लैंड पे पानी नहीं मिल पा रहा है तो उसको किसके साथ जोड़ेंगे? सेटिंग अप एग्रो बेस्ड मिल्स, नो। कोऑपरेटिव मार्केट सोसाइटी, नहीं। प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स, नहीं। कंस्ट्रक्शन ऑफ कैनाल्स बाय द गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट कैनाल बना देती है तो इरिगेशन में काफ़ी हेल्प हो जाएगा। तो हम लोगों ने फर्स्ट के साथ अनइरिगेटेड लैंड के साथ हमने जोड़ा है कंस्ट्रक्शन ऑफ कैनाल्स को, जो कि डी ऑप्शन है हमारा। तो मैं 1 के आगे लिख रही हूँ डी, 1 के आगे मैंने लिख दिया है डी। आगे चलते हैं। लो प्राइसेस फॉर क्रॉप्स, क्रॉप्स के कम दाम, इसको किसके साथ जोड़ा जा सकता है? सेटिंग अप ऑफ एग्रो बेस्ड मिल्स, नो। कोऑपरेटिव मार्केटिंग
सोसाइटीज, तो यस इसको इसके साथ जोड़ा जा सकता है, तो हमने लो प्राइसेस को जोड़ दिया है बी के साथ। आगे चलते हैं, डेट बर्डन, उधार का बोझ, तो उसके साथ हम क्या जोड़ेंगे, सेटिंग अप एग्रो बेस्ड मिल्स नहीं, कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी हम जोड़ चुके हैं, प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स नहीं, कंस्ट्रक्शन ऑफ कैनाल हम कर चुके हैं। तो बैंक्स जो हैं वो क्रेडिट देता है लो इंटरेस्ट रेट पे, तो उससे क्या है, डेट बर्डन से छुटकारा मिल सकता है। तो क्या जोड़ेंगे हम, थर्ड के साथ हम जोड़ेंगे ई पार्ट को, थर्ड के साथ हमने जोड़ दिया ई पार्ट को। आगे चलते हैं, नो जॉब इन दी ऑफ सीजन, जो जॉब है वो ऑफ सीजन के अंदर नहीं मिलती है, तो इसको किस तरीके से ख़त्म किया जा सकता है, इसको ख़त्म किया जा सकता है बाय सेटिंग अप एग्रो बेस्ड मिल्स। तो फोर्थ के आगे हम लगा सकते हैं ए, इसका बन जाएगा बाय सेटिंग अप एग्रो बेस्ड मिल्स। Last, we people see that compelled to sell their grains to the local traders soon after harvest. तो इसका एक ही अब हमारे पास बचा है, that is procurement of food grains by the government, which is C. तो इसके आगे हमने फिफ्थ क्या लगा दिया, C option. So with this we people have discussed 3 questions. Now we people are left with many other questions which I will be discussing with you people in my next सेशन, इन माई नेक्स्ट सेगमेंट फॉर श्योर। तो अभी तक आई होप आप लोगों ने क्लियरली यहाँ तक मार्क कर लिया है, बाकी के क्वेश्चन आंसर्स हम बाकी आगे के हिस्से में पार्क करेंगे। तो दिस इज ऑल फॉर दिस सेगमेंट, थैंक यू एवरीवन।